जय हिंद दोस्तों। अमित इंडियन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम उन छात्रों के लिए जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स यानी गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन छात्रों के लिए हम ये तोहफ़ा लेकर आए हैं। ये तोहफ़ा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही सरल शब्दों को चुनकर और बहुत ही आसानी से आपको गणित समझ में आ जाएगी। जो बच्चे गणित से दूर भागते हैं उनको आज से दूर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं बच्चे, कैसे क्या गणित को पढ़ना है उसका पूरा वे देखते हैं। तो उसको जानने से पहले हम अपना स्ट्रेटजी यानी रणनीति बनाएं कि हमें गणित को किस तरीके से पढ़ना है। तो गणित को पढ़ने का तरीका, रणनीति कहने का मतलब पाठ्यक्रम को जाने कि हमें किस अध्याय से कितने अंक हमें मिल रहे हैं, वहां से हम रणनीति तय करेंगे कि हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो हम चलते हैं। कक्षा 12वीं और विषय आपका गणित रहेगा। तो इसमें पाठ्यक्रम छह इकाई होंगी। 6 इकाई में आपको यूपी बोर्ड में 100 एग्जाम मिले, 100 अंक मिलेंगे। ये 6 इकाई कौन कौन सी हैं जिसमें आपको 100 अंक प्राप्त होने वाले हैं। जिसमें पहली इकाई है संबंध एवं फलन, जो कि 10 अंक आपको उसमें प्राप्त होंगे। फिर दूसरी इकाई बीजगणित, जिसमें आपको 15 अंक मिलेंगे। इसके बाद कलन, जो कि 44 अंक आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, ये बच्चा आपको, ये आप तैयार हो जाएंगे तो आपको 18 अंक मिल जाएंगे। फिर रैखिक लीनियर प्रोग्रामन, जिसे कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन, ये बच्चे आपका 5 अंक का आता है। फिर बच्चे लास्ट में आती है प्रायिकता। प्रायिकता बेटा आपकी 8 अंक, यानी हम देखें टोटल अंक ये बेटा 6 इकाइयाँ हैं। इन 6 इकाइयों की जब आप तैयारी कर लेते हैं तो उसमें आपको 100 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, जब आपको
संबंध एवं फलन से 10 नंबर मिलेंगे, और बीज गणित यानी उससे 15 नंबर, कलन यानी कैलकुलस उससे आपको 44 नंबर, सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति उससे 18 अंक आपको मिलेंगे, रैखिक प्रोग्रामन उससे 5 नंबर से मिलेंगे, और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी उससे 8 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से सबको जोड़ोगे तो आपको टोटल अंक 100 हो जाएंगे। तो बच्चे आपको रणनीति हमने बोला था, रणनीति का मतलब आपको इस पर विशेष ध्यान देना और इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यानी कलन 44 अंक की है, यानी पूरी गणित का वेटेज देख रहे हो 100 का है, लगभग 6 नंबर अगर इसमें मिला दिए जाए तो आधे नंबर की कलन हो जाएगी, और सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति ये 18 अंक की है। ये दो हमारे अगर अच्छे से मजबूत कर लिया आपने तो ये आप मान लीजिए गणित में आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा हम शुरू तो यहीं से करेंगे, शुरू तो यहीं से हम करेंगे, पर शुरू तो यहाँ से करेंगे, पर ये हम इसको साइड में पढ़ा दें। साइड में पढ़ाने का मतलब है कि ये भी शुरू करें और यहाँ से भी शुरू करें, कि जब तक हम ये और ये और ये और ये चारों अध्याय जब तक खत्म हो तब तक इन दोनों को कम से कम 3 से 4 बार तक रिवीजन करवा दें, तो आपका अच्छे से इस पर तैयारी आपकी अच्छे से पकड़ बन जाएगी। तो इसको पढ़ने के लिए अब देखो भाई, मैं पढ़ाना यहाँ से शुरू करूँगा, अब इसको भी पढ़ाएंगे तो देखो बेटा पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, पर हमें ये भी तो पता चले कि हमारे पढ़ाने से कितने बच्चों का भला हो रहा है। हमारे पढ़ाने से बच्चों का भला हो रहा है तो बेटा ये क्या, ये 2 घंटे के हम 3 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो 3 घंटा पढ़ने से पहले अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, यदि आप ये बताना कि भैया हमें आपका जो गणित पढ़ाते हो वो हमें 1 नंबर समझ में आती है, तो जो कमेंट होता है उसमें जब पढ़ना पूरी क्लास लेने के बाद जब आपको लगे कि यार हमें पूरी चीज़ें समझ में आती हैं, तो कमेंट में लिख देना भैया सुपर, और हमें बहुत अच्छी से क्लास समझ में आई है भैया, और कह दो आप हमें अब कलन भैया चालू कर दीजिए क्योंकि हमें ऊपर समझ में आ रही है, तो हमें इसको भी हमें अब ज़रूरत, हमें इसको भी पढ़ाना शुरू कर दो। जिस दिन भैया 1000 हमारे पास आपके कमेंट जमा हो जाएंगे, उसी दिन से हम 44 यानी कलन पढ़ाना बच्चे हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे हमें पढ़ाना कहाँ से है, इकाई फर्स्ट ही पढ़ाएंगे हम। और ये बेटा कब से हम शुरू करेंगे, जिस दिन हमारे पास आपके कमेंट 1000 हो जाएंगे, हमारे पास 1000 आपके कमेंट जमा हो जाएंगे, उसी दिन से हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं बच्चे। इकाई 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारा इकाई यानी यूनिट फर्स्ट है। अब इस यूनिट फर्स्ट में देखना है बच्चे आपको कि हमें क्या क्या अध्याय कौन कौन से मिलेंगे। इसमें 3 अध्याय आपको मिलेंगे। पहला अध्याय होगा संबंध, आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर दूसरा अध्याय होगा
फलन पढ़ने को मिलेगा। तीसरा मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोण मिति। ये आपको पहली इकाई में आपको ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। यानी पहला चैप्टर है, इसको हम आज से पढ़ेंगे। संबंध यानी रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसको कहते हैं? तो रिलेशन को बेटा हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे कि रिलेशन की परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा होगी अब आप ये परिभाषा मैंने बता दी कि संबंध की परिभाषा ये है, तो आप हमसे पूछोगे भैया ये क्या है? जो बच्चे पढ़ के आए हैं कक्षा 11 में तो वो हमसे नहीं पूछेंगे, तो ये बताएंगे भैया समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। ये अगर क्या है, तो ये तो दोनों, ये ए और बी ये समुच्चय है, जो समुच्चयों के बीच में क्रॉस लगा इसको कहते हैं कार्तीय गुणन। फिर आप हमसे पूछोगे भैया ये क्या है? उप समुच्चय। फिर आप हमसे पूछोगे ये क्या है? इसको बेटा अभी मैंने बताया आर यानी रिलेशन, रिलेशन यानी संबंध। तो आप हमसे पूछते हो भैया संबंध की परिभाषा बताइए, तो हम कहेंगे संबंध की परिभाषा होती है, संबंध जो होता है वो उप समुच्चय होता है। किसका? समुच्चयों का कार्तीय गुणन के। समुच्चय के कार्तीय गुणन का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। कौन? संबंध। ये संबंध की परिभाषा हो गई बच्चे। पर आप कह रहोगे कि कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है, क्या है, हमें ये नहीं पता है, उप समुच्चय क्या है ये नहीं पता है। तो बेटा आपने इसका मतलब कक्षा 11 नहीं पढ़ा है। अब कक्षा 11 का चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि ये बेटा हमें समझना है, तो समझना है तो हमें कक्षा 11 के पास चलना पड़ेगा। घबराना नहीं है, आपको हम बेसिक से बेसिक चीज़ें बताएंगे, घबराना नहीं आपको है, ठीक है? तो हम कक्षा 11 का बेसिक पढ़ लेते हैं। कक्षा 11 का बेसिक होता कितना है? कितना बेसिक आपको पढ़ना है? 11th। बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी क्या होती है कि सबसे पहले तो हमें समुच्चय किसे कहते हैं, फिर बच्चे अवयव किसे कहते हैं, फिर बच्चे उप समुच्चय किसे कहते हैं, फिर बाबू का अवयव है का अवयव नहीं है।
और बच्चे का अवयव है, का अवयव नहीं है। और फिर बच्चे हम कार्तीय गुणन, फिर बच्चे क्रमित युग्म है। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 11th की अगर हम बेसिक जानकारी में अगर 7 पॉइंट अगर हमें समझ में आ जाए तो बच्चे आपको ये संबंध समझने में कोई आपको आपत्ति नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं बच्चे, पहले ये सारी चीज़ें तो शुरू करते हैं, समुच्चय क्या है। तो बेटा इसको हम हटा देते हैं। समुच्चय समुच्चय तो ये समुच्चय क्या है, इसकी परिभाषा बेटा समझना है। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसे अवयवों का संग्रह जो सुपरिभाषित हो। ऐसे अवयवों का संग्रह जो सुपरिभाषित हो, ऐसा संग्रह, ऐसा ऐसे अवयवों का संग्रह जो ऐसे अवयवों का संग्रह जो सुपरिभाषित हो, उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये बेटा समुच्चय की परिभाषा होती है। समझ में कुछ बच्चों को तो आ गई होगी जो पढ़ चुके हैं, उन बच्चों को समझ में नहीं आई होगी जो पढ़े हैं पर उनको समझ में नहीं आई होगी। देखो यहाँ लिखा है अवयव, यहाँ लिखा है संग्रह, यहाँ लिखा है सुपरिभाषित। ये तीन चीज़ें यदि आपको समझ में आ जाए तो समुच्चय की परिभाषा समझ जाते हैं। देखो ये जो संग्रह है इसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। पहली बात तो संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। पर ये संग्रह कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर संग्रह सुपरिभाषित है तो ये संग्रह समुच्चय कहलाएगा, और यदि ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो आप कह रहे हो कि पहले ये तो बताओ ये अवयव क्या है, संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है क्या, ये तो समझाओ। तो मैं कह रहा हूं भैया अवयव, जैसे आपने ये देखो, ये एक टोकरी लिया या कोई ये जमीन है, इस पर देखो ये ढेर सारे आम आपने इकट्ठा कर दिया। आम क्या कर दिए, ये आम भैया आप क्या ले, आम को इकट्ठा कर दिया। ठीक, आम का ढेर लगा दिया, इकट्ठा कर दिया। तो जो इकट्ठा जो इस तरीके से करके लगा देते हैं तो इसी को कहते हैं बच्चे संग्रह। जब कई चीज़ों को
एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है झुंड या संग्रह, कुछ भी कह सकते हो। जैसे महिलाएं 10-20 बैठी हो एक जगह पे, और एक जगह पे बैठी हैं तो उनको कहेंगे महिलाओं का क्या ये है, समूह है। क्या है? महिलाओं का समूह है। समूह को ही हम क्या कहते हैं, वहाँ इकट्ठा है, उसे कहेंगे संग्रह। अब ये जो इसमें अब कहोगे अवयव क्या है, तो ये किसके द्वारा ये झुंड बना है, यानी ये ढेर किसके द्वारा बना है, आम के द्वारा। तो आम क्या है आपका, अवयव है। जैसे हमने बोला महिलाओं का समूह, तो समूह जो हो गया उस समूह को हम क्या कहेंगे, संग्रह कहेंगे। पर महिलाओं के द्वारा समूह है तो महिलाओं, तो जो समूह है समूह को हम कहेंगे संग्रह। अब महिलाएं इकट्ठा की गई है ना, तो बच्चे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?